आज हम अपने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, रूलिंग द कंट्री साइड। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके ऊपर शासन करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड चैप्टर को। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बेंगोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1765 के अंदर मुगल एम्परर थे जो, और वो मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय। उन्होंने 1765 में बंगाल का दीवान जो है घोषित कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। द एक्चुअल इवेंट मस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव सेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस, बट इन द पेंटिंग अबाउट द इवेंट ऑफ द shown as majestic occasions taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one of such event in the British इमेजिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इवेंट दिखाई गई है, जो रॉबर्ट क्लाइव के जो है एक तब्बू के अंदर घटी है, ठीक। वहाँ पर कुछ इंग्लिश जो है अंग्रेज़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ भारतीय भी इसको बात के गवाह हैं भी, ठीक है। लेकिन पेंटिंग में इसको किसी और ही मतलब दूसरे दर्जे से दिखाया गया है। और एक मतलब क्या एक त्यौहार के रूप में क्या दर्शाने का प्रयत्न किया गया कि बहुत बड़ा ओकेजन था, उसको दर्शाने का प्रयत्न किया गया भाई। और ख़ासकर जो है ये जो पेंटर है, ये मिस्टर जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, इन्होंने खुद इस प्रकार के जो है चित्र को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल जो ये चीज़ मतलब क्या पर अपना एक चित्र बनवाया है, क्योंकि एक यादगार समय है। क्योंकि जो इतिहास में क्या है कि बहुत बड़ी विजय थी, जिसके अंदर हम कह सकते ब्रिटिश को मिली थी, और एक बहुत बड़ा सपना था, आप कह सकते वो पूरा हुआ भाई। एज ए दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. Now it had the task of administrating the land and the organizing its revenue resource. This had to be done in the way this could yield enough revenue to meet the growing expansion of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted. उसके बाद जैसे ही वो अपने आप को दीवान घोषित कर लेते हैं वहाँ का, तो कंपनी क्या हो जाती है, वहाँ की जो है वित्तीय सलाहकार बन जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से जो है पूरी टेरिटरी है जो बंगाल की, तो वो उसके कंट्रोल में है। तो वहाँ का ऊपर प्रशासन चलाना, उसके रिवेन्यू रिसोर्स को किस प्रकार से जनरेट करना है, तो वो सारा का सारा जो कार्य है वो क्या अब कंपनी के हाथों में चला गया अभी। अब उनको क्या है, अपनी जो है डिमांड्स थी जो बढ़ती चली जा रही थी, तो उनके लिए क्या, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना चाह रहे थे वो, इसलिए वो टैक्स वो ज़्यादा लगाने का प्रयत्न कर रहे थे भाई। और उसके बाद क्या है कि भाई वो इस बात के ऊपर भी ध्यान लगाए हुए थे कि भी वो जितना हो सके जो है चीज़ों को सस्ते दामों पर ख़रीदते रहें, और जो चीज़ें उनको लगे उनको बेचनी चाहिए, तो वो वस्तुओं को भी इसी प्रकार से जो है यहाँ पर बेचते रहें भाई। Over the years, the company also learned that it had to be moved with some occasions. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoy authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. उसके बाद यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि भी जैसे ही ओवर द ईयर्स कंपनी आल्सो लर्न, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, समय के साथ जो कंपनी ने ये बात भी सीखी कि भी कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी अगर हमें इस देश के ऊपर क्या है शासन चलाना है। तो कुछ जो है बाहरी जो ताकतें होती हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और कुछ जो लोग रहे हैं जो लंबे समय से जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या करते आ रहे हैं, शासन चलाते रहे हैं, तो वो अपने अलग से अथॉरिटी का एंजॉय करते थे, अपने उनका अलग से अपनी इज्जत होती थी। जैसे हमने आगे पढ़ेंगे, रॉबर्ट हमारे जो है मीर जाफ़र, मीर कासिम वगैरह थे, तो वो भी अपना एक अलग से स्टेटस होता था, तो वो मतलब क्या था, वो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। और हमें बिल्कुल भी जो ये कंट्री साइड्स के अंदर क्या है कि भाई जो लोग हैं राज कर रहे थे, हमें उनको एंटायरली ख़त्म नहीं करना। अगर हमने उनको ख़त्म कर दिया तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वो हमारी जो है अथॉरिटी को मानेंगे नहीं भाई, तो मुसीबतें हो सकती है, इससे जो शासन चलाने में मुसीबत हो सकती है। How was this to be done? ये किस प्रकार से हो सकता था? In this chapter we will see how the company came to colonize the countryside, organizing revenue resource, redefine the rights of the people and produce the crops it wanted. इस चैप्टर में हम मुख्य तौर से जो पढ़ने वाले हैं कि भी किस प्रकार से जब कंपनी थी वो जो है ग्रामीण क्षेत्र थे उनको अपने नियंत्रण में लेती चली गई, अपने रिवेन्यू को किस प्रकार से जनरेट करती गई, और कुछ जो चीज़ें थी जैसे लोगों के राइट्स थे किस प्रकार से वो कार्य कर सकते थे, तो वो दोबारा से क्या निर्धारित किए गए।
और जो फसल उनको चाहिए थी तो वो फसल उन्होंने क्या मतलब क्या ज़बरदस्ती से उगवाई भाई। तो हम बात करते हैं आज रिवेन्यू फॉर द कंपनी से स्टार्ट करते हैं आगे। फिर द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सो इट सेल्फ प्रीमियरली एज ए ट्रेडर। हालांकि कंपनी दीवान घोषित कर दिए गए थे बंगाल के, लेकिन अभी भी जो उसका प्रमुख उद्देश्य था वो व्यापारी की दृष्टि से अपने आप को सोच रहे थे भी। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एंड रेगुलर सिस्टम असेसमेंट एंड कलेक्शंस। वो चाहते थे कि भी जो है बड़े स्तर पर जो रेवेन्यू है वो उनके पास आता चला जाए, लेकिन उनको वो क्या कि भी वो रेगुलर सिस्टम था कलेक्शन का, वो इस प्रकार का जो सिस्टम वो क्रिएट नहीं कर पाए भाई। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज कुड बी एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। उनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि भी वो इंक्रीज कर रहे थे लगातार, अब टैक्स लगाते चले जा रहे थे ताकि वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके। और इसके साथ साथ क्या कि भी जो अच्छी क्वालिटी का जो है हमारा सूती कपड़ा था और ये जो सिल्क कपड़ा था तो उसको वो जितना सस्ते दामों पर हो सके तो उसको खरीदने का प्रयत्न कर रहे थे भाई। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बाउट बाय द कंपनी इन ए बंगाल डबल्ड। और अगले 5 साल के अंदर जो उन्होंने बंगाल के अंदर जो चीज़ें खरीदी थी तो वो क्या हो गई थी आपकी, डबल हो गई थी भाई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाई इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्शन कलेक्टेड इन द बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट। हमने बात की थी कि भी जो 1865 से पहले जो है मतलब 1865 से पहले भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे कि भाई बहुत कुछ मात्रा में उनको क्या था भी जो सिल्वर है और गोल्ड है उनको लेके आना पड़ता था व्यापार के लिए, वो एक्सचेंज करते थे। लेकिन उसके लिए क्या कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट जैसे ही उन्होंने करना शुरू किया था तो वो चीज़ें धीरे धीरे वो हल कम होना शुरू हो गई थी और वो जहाँ से रेवेन्यू ले रहे थे तो वहीं से उनका कार्य वो ख़त्म होता चला गया। तो उनकी जो आपूर्ति थी वहीं से पूरी होना शुरू हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने क्या है कि भी जो गोल्ड था सिल्वर था उसकी जो पूर्ति थी जो इंग्लैंड की तरफ से आ रही थी तो उसको क्या कर दिया था इन्होंने, घटा दिया था भाई। सोन इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब देखो आप बहुत लंबे समय से टैक्स कलेक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स यदि आप कलेक्ट करेंगे तो देखो क्राइसिस तो आने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा हैवी टैक्स वो आपको लंबे समय तक वो नहीं देख सकते। इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस देश के अंदर या बंगाल के अंदर आपको देखने को मिले भी। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at a lower prices। अब क्या हुआ बेचारे जो ये जो आर्टिशियन होते थे, जो शिल्पकार थे या फिर जो है आप शिल्पकार की बात करेंगे तो ये जो मतलब क्या है हाथ से जो कार्य करने वाले थे वो हस्तशिल्प कह सकते हैं। तो वो बेचारे क्या थे अपने जो है मतलब क्या है गांव छोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो है उनसे जो है ये कंपनी थी काफ़ी सस्ते दामों पर वो चीज़ें खरीद रही थी। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम्स। यानी कि जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा लगाया गया था तो वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन। और उसके बाद है जो ये उत्पादन किया जा रहा था तो ये एकदम से डिक्लाइन हो गया, नीचे गिर गया। एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ द कोलैप्स। और इसके साथ साथ क्या है कि भी एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया, बहुत नीचे आपका प्रोडक्शन चला गया अभी। देन इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in the Bengal, but अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज विप्ड आउट। उसके बाद है कि भी 1770 में इसको मार्क कर लेना, एक टेरिबल जो है भयानक जो है हमारा अकाल पड़ा है, जिसके अंदर जो है 10 मिलियन जो लोग थे बंगाल के अंदर वो मारे गए भी। और 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, इस चीज़ से वो प्रभावित हुई थी भाई। उसके बाद है आगे चलते हैं हम, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो उन्होंने सोचा कि भी किस प्रकार से एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ द कंपनी वाज इन रूइंस कुड द कंपनी बी इकोनॉमी वाज रूइंस कुड बी द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अब देखो जिस प्रकार से जो क्राइसिस आए हैं, जैसे एग्रीकल्चर में आए हैं, दूसरे जो लोग थे उसमें आए क्राइसिस, तो इकोनॉमी है ये इकोनॉमी इसी से बन मिलकर बनती है, तो वो क्या क्राइसिस आएंगे भी इसके अंदर भी। तो क्या कंपनी लगातार रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है इस प्रकार से, तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अभी अगर आपने इस प्रकार की स्थितियाँ जो आपने क्रिएट कर दी हैं। तो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एन कवरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। इसलिए जो कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने सोचना समझना शुरू किया कि भी हमें क्या है भूमि के अंदर कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ ना कुछ क्या है इम्प्रूवमेंट हमें करने पड़ेंगे, कुछ नई नई चीज़ें जो लेके आनी पड़ेंगी। How was this to be done? After 2 decades of the debate on this question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793.
बहुत लंबे समय तक ये किस प्रकार से हो सकता, लगभग 2 दशकों के बाद ये डिबेट्स के ऊपर क्वेश्चन होता रहा और फाइनली क्या किया कंपनी ने 1793 के अंदर क्या कर दिया, एक स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया भाई। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइजिंग द जमींदार्स। तो उन्होंने क्या किया अभी, जो राजाज थे या फिर तालुकदार होते थे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो इसके ऊपर वो खेती करते थे, तो उनको जमींदार घोषित कर दिया गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी। और उसके बाद क्या कि भी उनको बोल दिया गया कि आपको ये टैक्स है आपको कलेक्ट करना पड़ेगा पीजेंट से जो खेती कर रहे थे, और आपको जो है रिवेन्यू क्या उनको पे करना पड़ेगा अभी कंपनी को। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। अब जैसे परमानेंट है तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर जो अमाउंट था वो फिक्स्ड कर दिया गया था। इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इनटू द कंपनीज कोफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। उसके बाद ये उन्होंने सोचा कि भी क्या है, अगर हमने परमानेंट जो है फिक्स कर दिया गया है तो इससे क्या है कि आपको लगातार रिवेन्यू आपको मिलता चला जाएगा, और जो ज़मींदार भी ये सोचेंगे कि भी हम अपनी भूमि के अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट करने का प्रयत्न करेंगे। सिंस द रिवेन्यू डिमांडेड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। अब ये बिल्कुल सही हुआ कि भी जो रिवेन्यू था वो तो फिक्स कर दिया गया, अब वो तो देना ही देना है। तो ज़मींदार क्या थे, इस चीज़ को जो भूमि के अंदर सुधार कर क्या वो प्रॉफिट वो ज़्यादा कमा रहे थे भाई। ठीक है, पहले जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन था वो 100 रहा था, अब जो प्रोडक्शन वहाँ पर 200 होने लग गया, लेकिन टैक्स तो उनको क्या वही फिक्स वो देना पड़ रहा था भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे थे, बहुत सारे नुकसानों की भी हम बात करेंगे फ़िलहाल। प्रॉब्लम्स देखते हैं। दी परमानेंट सेटलमेंट्स हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। सबसे पहली जो समस्या थी कि भी उनको लगा कि भी ये ज़मींदार इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो एक समय में ज़रूर किए जैसे हमने बात की यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि भी, क्योंकि उनको भी लगा कि भी टैक्स तो उनको देना ही देना है, तो उन्होंने कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई हलचल नहीं की भी। द रेवेन्यू दैट हैव बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। दूसरा जो कारण है कि भी जो है जो फिक्स किया गया था रेट टैक्स वो बहुत ज़्यादा था भाई, उसको पे करना बहुत ही मुश्किल था। नुमेरियस जमींदार वर सोल्ड आउट द ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। उसके बाद जैसे जो ऑक्शन वगैरह होते थे जिसमें ज़मींदारी तो वो दी जाती थी, तो वो क्या है, अब वो ज़मींदार थे बहुत सारे, उन्होंने ज़मींदारी छोड़ना शुरू कर दी थी भी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी दी सिचुएशन चेंज। जो प्रथम जो दशक रहा है 19वीं शताब्दी का, तो उसमें जो है कुछ बदलाव हुए। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंड। जो प्राइसेस थे जो है मार्केट के अंदर वो एकदम से बढ़ना शुरू हुए, और जो है हमारी जो खेती थी वो धीरे धीरे क्या बढ़ने लगी भाई। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार। जो हमने बात की थी कि भी वो शुरुआत में कुछ तो उन्होंने इंक्रीज ज़रूर किया है ज़मींदारों ने, तो इससे क्या ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ कि उनकी इनकम आपकी बढ़ गई, क्योंकि हमने बात की थी टैक्स तो उनको सेम देना पड़ रहा था भाई। सिंस इट कुड नॉट बी इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड दैट हैव बीन फिक्स परमानेंटली। क्योंकि उनको क्या है कि भी और ज़्यादा प्रोडक्शन, जैसे बेनिफिट ज़्यादा हो रहा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उनको उसको ऊपर जो है टैक्स ज़्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स कर दिया गया था पहले से ही। एवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इम्प्रूविंग द लैंड। अब शुरुआत में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, अब भी वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, तो उन्होंने क्या सुधार करने का प्रयत्न ही नहीं किया भाई। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट्स। बहुत सारे जो लोग थे मतलब जो ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी जो भूमि वगैरह थी वो खोद दी थी। अदर्स नाउ saw द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो कुछ लोग वो जो ज़मींदार थे बाकी वो सोच रहे थे कि भी हमें बिना इन्वेस्टमेंट किए ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हम ज़्यादा तरीके से क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मतलब क्या फ़ायदा उठा सकते हैं भाई। आगे भी एवन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट, ये शायद हमने पढ़ लिया। As long as the जमींदार could give out the lands to tenants and get rents, they were not interested in improving the lands। उसके बाद वही बात है, लगातार क्या वो भी वही किसानों को ही खेती करने के लिए वो दे रहे थे ज़मींदार, उनको नहीं लगा कि भाई इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह हमें करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। जो दूसरी जगह जो गाँव के अंदर थे, जो है खुद खेती करने वाले जो किसान होते थे, उनको लगा कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव है, काफ़ी दयनीय है। दयनीय तो नहीं कहेंगे, मतलब क्या है, काफ़ी मतलब गलत है आप कहेंगे। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट्स ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर।
उसके बाद जो रेंट है जो उनको जो पे करना पड़ रहा है ज़मींदार को, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा क्या जिस लैंड पे ऊपर खेती करें तो उनको कोई क्या भी कोई ये भी नहीं मिलता भी, इंश्योर भी नहीं है कि भी अगली बार वहाँ पर उनको खेती करने का मौका मिलेगा भी, ये नहीं मिलेगा। टू पे द रेंट ही हैड टू बी ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज इविकेटेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर द जनरेशन। उसके बाद है कि भी जब वो क्या करता था, अभी जब वो टैक्स पे करता था तब वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी, इसलिए वो उधार पर पैसे ले लेते थे मनी लेंडर से। और जब वो उसको पे नहीं कर पाते थे तो उसके बाद उसकी ज़मीन थी जो सरकारी थी उसको वहाँ से क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था भाई। और जहाँ से वो क्या लंबे समय से खेती करते आया भाई।